नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें एटा जनपद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम गढ़ी निवासी एक जीवी को सिर्फ इस बात के लिए बुरी तरीके से पीटा गया कि उसने पंचायत चुनाव में प्रधान प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। पीड़ित ने ग्राम प्रधान कृपाल और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि गांव से एटा आते वक्त बकावली के पास उसे गाड़ी में जबरन बिठाया गया और एटा लाकर घर में बंद कर जमकर मारपीट की गई। उसके साथ ही बता दें, पीड़ित के भतीजे ने मीडिया को बताया है कि ये विवाद 3 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। उनके चाचा ने जिस प्रत्याशी को वोट नहीं दिया वो अब जीता हुआ प्रधान है। बता दें, मारपीट से घायल व्यक्ति को वीरांगना अवंतीबाई शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के में मेडिकल प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। पीड़ित परिवार ने इस घटना को राजनीतिक रंजिश और दबंगई से पराकाष्ठ बताया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। एटा से इराज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कानपुर देहात दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि जिले का नाम बदलने की प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। मंत्री के अनुसार इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी ये मामला है। वहीं राकेश सचान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि स्थानीय लोगों की लंबी समय से ये मांग रही है और अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि जिले के औद्योगिक छवि बन रही है, जिसे एक नई पहचान देने की जरूरत है। मंत्री ने MSME प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त और डीएम के साथ इंडस्ट्रियल पार्क का निरीक्षण भी किया है। और साथ ही आपको बता दें कि भोगनीपुर के चपर घाट में सैकड़ों एकड़ में टेक्सटाइल मशीन निर्माण पार्क प्रस्तावित है। साथ ही राकेश सचान ने भरोसा जताया है कि इंडस्ट्रियल पार्क को छोटे उद्योगों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल पार्क जहां हम बैठे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क MSME विभाग डेवलप कर रहा है। 59 एकड़ जगह ये MSME विभाग को मिली है। हमारे बीच में हमारे जो औद्योगिक कमिश्नर है कानपुर के मंडलायुक्त वो भी प्रोसेस में है। वो भी लगभग 175 एकड़ के लगभग जगह है वहां पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं चपरघटा मूसानगर के पास। वहां पर भी लगभग 1700 एकड़ तक की जगह है, जिसमें 700 एकड़ हमारे पास GS लैंड है, कुछ प्राइवेट जगह है। तो वहां पर भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की परिकल्पना की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेजेंटेशन भी हुआ था, वो सहमत भी हैं। और एक जो पूरे देश में टेक्सटाइल की जितने भी हमारे उत्पादक हैं, जितने भी हमारे बनाने वाले इंडस्ट्री वाले हैं, वो सारी अपनी मशीनें बाहर से लाते हैं। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के मलावन थाना क्षेत्र में स्थित गांव निगो हसनपुर के बंबा में आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए मोर्चरी में रखवाया था, जहां परिजनों ने शव की पहचान 28 वर्षीय धर्मेंद्र के रूप में की है। बता दें, मृतक रिजौर थाना क्षेत्र के
गांव नगला मंगली का निवासी था। परिजनों के अनुसार धर्मेंद्र 5 जुलाई को एटा जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया है। कई दिनों से घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन आज उसका शव बम्बे में मिलने से घर में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। एटा से इराज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जिले के औरस थाना क्षेत्र के नांदोली गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां 24 वर्षीय विवाहिता प्रियांशी सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बता दें प्रियांशी की शादी 3 वर्ष पहले अनुज सिंह से हुई थी। मृतका के पिता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर उत्पीड़न शुरू कर दिया गया था। बता दें 2 साल पहले इस संबंध में हसनगंज थाने में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन मामला सुलह के बाद ठंडे बस्ते में चला गया। परिजनों ने बताया कि हाल में ही प्रियांशी की अपनी मां से फोन पर बात हुई थी, जिससे उसने पति द्वारा की जा रही मारपीट और जान से मारने की धमकी की जानकारी दी थी। अब अचानक उसकी मौत की सूचना मिलने पर परिजन इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बता रहे हैं। परिजन मांग कर रहे हैं कि प्रियांशी के पति अनुज सिंह और उसके परिवार वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। कैसे मौत हुई है? मौत ऐसे हुई है सर, वो जो क्या नाम बहुत ऊंचा था, उसमें तुमको बताएं लटका के ऐसे गला डबल गांठी लगी थी। ये ऐसे करके लगी थी, एक ऐसे लगी थी। फांसी लगाई गई है? हाँ फांसी लगाई गई। वहाँ से क्या किसने लगाई फांसी? ये उनके घर वालों ने। इनके हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अनुज है, भूपेंद्र हैं और कौन थे इनके पति? कौन थे? पति अनुज थे। रिंग लगाई है? हाँ। तो क्या बात को लेकर लगाई है? क्या कुछ झगड़ा है कि हाँ झगड़ा रोज होता था। किस बात को लेकर? कि दहेज वहेज मारे तुमको बताएं। शादी क्या साल हो गया? 2003 साल चल रहा है। तो बच्चा भी है? हाँ बच्चा है 2 साल का। खबर देख रहे हैं उन्नाव से आई ये खबर राजनीति और सामाजिक चेतना के बीच टकराव को उजागर करती है, जहां प्रेस वार्ता के दौरान सेवाचार्य प्रशांत प्रभु महाराज ने जनपद के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हालातों पर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाल में ही उन्नाव, पीलीभीत और अन्य जिलों के भ्रमण में उन्होंने जनता के बीच गहरी नाराजगी और हताशा देखी है। पीलीभीत का उदाहरण देते हुए बोले, वहां तो बीजेपी विधायकों की भी थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्नाव के संबंध में उन्होंने सबसे बड़ी विडंबना स्लॉटर हाउस को बताया है। कहा है ये वही भूमि है जहां सीता माता का समापन स्थल माना जाता है। बता दें उसी पावन भूमि पर गौहत्या के कारखाने चलाना धर्म और संस्कृति का अपमान है। उन्होंने उन्नाव के प्रदूषित पानी की समस्या को भी गंभीर बताया। साथ ही प्रशांत प्रभु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जनता अगर इसी तरह से जनता की अनसुनी रही तो अगले चुनाव में नोटा का बटन दबाया जाएगा और हर हर महादेव का नारा गूंजेगा। उन्नाव से बोधराज सिंह की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हम भ्रमण करते हैं। अभी पिछली कथा हमने पीलीभीत में करके आए, वहाँ भी पब्लिक नाराज है, आम जनता नाराज है। क्यों? ये लोग जीतने के बाद घर में बैठ जाते हैं और थाने में बीजेपी के विधायक की नहीं सुनी जा रही है। ये बड़ी दुखद घटना है और योगी जी ऊपर से कोई फरमान जारी करते हैं तो नीचे वो पूरा नहीं होता है। ये विडंबना है, मगर फिर भी हम अपनों के साथ खड़े हैं, क्योंकि अपनों की ही निंदा करके हम अपनों को सुधार सकते हैं। दूसरों की निंदा करने से हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें अपना घर सुधारना है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी हिंदुत्व जो जगह था जिस उद्देश्य से, और उन्नाव में सबसे बड़ी विडंबना है गाय की काटने की फैक्ट्री। अब बताइए उन्नाव जनपद में जहां सीता जी समाहित हुई थी, वहां गवर्नमेंट ने गाय काटने के कारखाने खुलवा रखे हैं। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र की जदीद चौकी पुलिस ने सख्ती दिखा दी है।
चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार ने सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2025 की कांवड़ यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए गए हैं और निर्देश और भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार जारी किया गया है। इसके तहत डीजे की आवाज निर्धारित डेसिबल सीमा में होनी चाहिए और इसमें बजने वाला संगीत किसी भी धर्म, संप्रदाय या वर्ग को भड़काने वाला नहीं होना चाहिए। चौकी प्रभारी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और डीजे को जब्त कर लिया जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम की 10वीं तारीख को गमगीन माहौल में ताजिए और ढाल सवारियों का जुलूस निकाला गया। रविवार की रात शहर के सभी इमामबाड़ों से ताजिए निकाले गए जो काजी पुरा मैदान में एकत्रित हुए हैं, जहां ताजियों का आपसी मिलाप हुआ, जिसके बाद ताजिए सोमवार सुबह करबला की जनीब रवाना हुए हैं। हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी में इन ताजियों के नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया है। वहीं मुहर्रम की 10 तारीख की रात को शहर में ढाल सवारी निकाली गई है। सभी इमामबाड़ों से देर शाम ढाल सवारियां निकली, जिनमें मातमी धुनों पर रबी ढोल बजते रहे। भीतरकोट की हजरत मुबारक शाह दरगाह के करबला में जाकर ढालों को भी अंतिम विदाई दी गई है। ढालों को बजाते और खेलते हुए अकीदतमंद पूरे शहर का भ्रमण करते रहे। जब करबला पहुंचे तो हर आंख नम थी और हर दिल इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर रहा था। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। तेज बारिश और आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अभिलाषा पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक कार पर पेड़ गिरने से उसे भारी नुकसान पहुंचा। इसी तरह स्टेशन रोड स्थित कंपनी बाग के सामने हाल में ही लगाए गए वाटर कूलर पर यूके लिप्टिस का पेड़ गिर गया है, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने शहर के कई हिस्सों में सड़क किनारे खड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया है। वहीं पेड़ों के गिरने से मुख्य मार्गों पर आवागमन घंटों बाधित रहा है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका और प्रशासन की टीमों ने राहत और सफाई कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि अब भी कई इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकी है। ललितपुर से नेहाल सेन की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें सावन मास के आगमन से पहले देवरिया में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने सोमवार को रुद्रपुर स्थित दुग्धेश्वर नाथ मंदिर और देवरिया नगर के सोमनाथ मंदिर का संयुक्त निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पार्किंग, बैरिकेडिंग, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई, ध्वनि प्रणाली और मंदिर परिसर की सजावट जैसी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाए। पुलिस अधीक्षक ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और महिला पुलिस की तैनाती पर विशेष जोर दिया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा है। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। परिक्रमा शुरू होने वाला है और हमारे मेयर और कप्तान साहब द्वारा सभी हमारे मजिस्ट्रेट्स और सभी लाइन विभागों के साथ बैठक कर ली गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी हमारे शिव मंदिरों पे सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हों, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही में जो भी हमारे कांवड़ मार्ग है उस पर भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, बिजली की तारें जो हैं कोई लटकी ना हो, सड़कें भी बिल्कुल अच्छे से बनी हों। इसके अतिरिक्त जो जितने भी ढाबे वाले हैं वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हो, वहाँ पे उन लोगों के साथ वार्ता हो जाए कि सभी श्रद्धालुओं के साथ अच्छे से वो व्यवहार करें। उसके साथ कांवड़ टांगने के लिए विशेष व्यवस्था रहे सभी ढाबों पे और अन्य जो भी सुविधाएं, लाइटिंग की, जो घाट है हमारे जहाँ से पानी उठेगा वहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था, वहाँ पे शौचालय, अन्य सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के सभी निर्देश दे दिए। खबर देख रहे हैं, जहां चौपन थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक युवक ने शादी का झांसा देकर अपने घर बुलाया और लगातार 3 महीनों तक जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा। आरोपित युवक की पहचान शहजाद के रूप में हुई है, जो उसी गांव का रहने वाला है जहां पीड़िता रहती है। आरोपी नाबालिग को अपने घर में कैद करके रखा था और परिजनों से मिलने तक नहीं देता था। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने परिजन बेटी से मिलने
पीड़िता के परिजन बेटी से मिलने पहुंचे तो शाहजाद ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी और जान से मारने तक की धमकी दे डाली। बता दें, थक हार कर पीड़िता की मां ने चौपन थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, धमकी और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोनभद्र से संतोष तहानी की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 7/7/2025 को थाना चौपन, जनपद सोनभद्र अंतर्गत सहमरवा बिल्ली मारकुंडी निवासी एक महिला द्वारा थाने पर आकर तहरीरी सूचना दी गई कि उसी के गांव के रहने वाले एक मुस्लिम लड़के के द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना चौपन पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे बने रहे News 21। तब तक के लिए नमस्कार।